पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब अजय को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है तो अजय फौरन घर से निकल जाता है। अनुराधा को न चाहते हुए भी अजय की टेंशन हो रही थी। अनुराधा बार बार अजय को कॉल करने के लिए अजय को नंबर मिलाती है, लेकिन फिर खुद ही कॉल काट देती है। कभी मैसेज पर लंबा चौड़ा सा मैसेज टाइप करती है, फिर खुद ही उसे डिलीट कर देती है। अनुराधा पूरे हॉल में चक्कर काट रही थी और बार बार अपने फ़ोन को अपने हाथ में घुमा रही थी, लेकिन अनुराधा को चैन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ अजय अपने ऑफिस से वापस सृष्टि विला की तरफ आ रहा था कि तभी अजय की गाड़ी के टायर पर कोई गोली चला देता है, जिससे अजय की गाड़ी बैलेंस खो देती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। और तभी 4 से 5 गाड़ियाँ अजय की कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अजय दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है, तभी एक आदमी अपनी बंदूक निकालकर अजय की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, लगता है तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है, तभी तो मना करने के बावजूद तूने अपनी कंपनी का काम नहीं रुकवाया। तू शायद जानता नहीं है भद्रेश भारद्वाज को। मुंबई में कंपनी खुलवाने से पहले एक बार उनके बारे में पता कर लेना चाहिए था तुझे। अजय उस आदमी की बात को सुनकर अपनी जेब में कुछ टटोलने लगता है और फिर अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालता है। उसमें से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच दबा लेता है और फिर वापस से अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तो अजय बहुत ही नॉर्मली कहता है, अरे भाई, किसी के पास लाइटर है क्या? अजय को इतना नॉर्मल देखकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर सभी लोग अपनी गन निकालकर अजय पर तान देते हैं। तभी अजय का चेहरा सर्द हो जाता है। अजय अपनी सर्द निगाहों से उन सभी आदमियों को देख रहा था और अजय बहुत ही खतरनाक आवाज़ में बोलता है, भद्रेश भारद्वाज को तुम जानते हो, तो क्या अजय वर्मा को नहीं जानते? तभी उनमें से एक आदमी थोड़ा सा हंसकर बोलता है, बोल तो ऐसे रहा है जिससे ये खुद डायमंड किंग AB हो। उस आदमियों की बात सुनकर अजय भी हल्का तिरछा मुस्कुरा देता है। बहुत ही नॉर्मली तरीके से बोलता है, देखो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम अभी के अभी यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है। तभी उनका लीडर, जो बिल्कुल पीछे हाथ बांधे खड़ा था, वो बोलता है, बच्चे, मौत हमारे सिर पर नहीं तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है, भागने की ज़रूरत तुझे है। लीडर की बात सुनकर अजय बहुत ही आराम से अपनी कमर अपनी गाड़ी से टिका देता है और एक पैर उठाकर अपनी दूसरी पैर पर मोड़कर रख लेता है और वापस से अपनी जेब में लाइटर ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार अजय को अपना लाइटर मिल जाता है। अजय लाइटर निकालकर अपनी सिगरेट को जलाता है और इतने में ही एक तेज़ गोली चलने की आवाज़ आती है। दूसरे ही पल उनका लीडर ज़मीन पर पड़ा होता है। सभी लोग जब अपने लीडर को ऐसे ज़मीन पर गिरा हुआ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और फिर अपने लीडर को जाकर चेक करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके लीडर की सिर में गोली लगी है और फिर सामने अजय को देखते हैं, जो कि बहुत ही आराम से गाड़ी के सहारे खड़ा होकर सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ा रहा था। और इस वक्त अजय का ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। अजय अपनी सिगरेट को नीचे ज़मीन पर फेंक देता है और अपने पैरों से मसलकर बोलता है, ख़त्म करो इन सबको, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी जान के पास जाना है। अजय अभी 4 कदम ही आगे बढ़ा था कि उनके सामने 2 लग्जरियस कार आकर रुकती है। पीछे वाली कार से एक बॉडीगार्ड निकलता है। बाहर आकर अजय को ग्रीट करते हुए अपना सिर झुका लेता है और दूसरी गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। अजय आराम से उस गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। जो लोग अजय को मारने आए थे सभी
हैरानी से अजय को देख रहे थे। उन्हें समझ में कुछ आता उससे पहले ही एक साथ बहुत सारी गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अगले ही पल सारे के सारे आदमी ज़मीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में कार्तिक फ़ोन पर किसी से बहुत ही सीरियस होकर बात कर रहा था। कार्तिक ने कहा, ठीक है, जब तक मैं मुंबई ना आ जाऊं तुम लोग कुछ नहीं करोगे। मैं कल सुबह ही मुंबई आ रहा हूं। और तभी सृष्टि अपनी भारी कदमों के साथ कमरे में आती है। कार्तिक को बिना कुछ कहे वॉशरूम चली जाती है। कार्तिक ने सृष्टि पर ध्यान नहीं दिया था। वो वापस से अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाता है। तभी सृष्टि कपड़े चेंज करके वॉशरूम से निकलती है। सृष्टि चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे प्रीति की बद्दुआ याद आ रही थी। उसने कार्तिक को देखा जो कि अभी भी सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। सृष्टि कार्तिक के पास जाती है और कार्तिक का लैपटॉप बंद कर देती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। अपना सिर कार्तिक के सीने में छुपा लेती है। सृष्टि का इस तरह से उसके करीब आना कार्तिक को इशारा दे देता है कि कुछ ना कुछ तो सृष्टि के साथ गलत हुआ है। सृष्टि गोद भराई की रस्म में गई थी, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। कार्तिक सृष्टि को अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट कर लेता है और फिर बहुत ही प्यार से सृष्टि को सहलाने लगता है। उसने सृष्टि को बहुत ही प्यार से पूछा, तुमने खाना खाया? सृष्टि जो किसी बच्चे की तरह कार्तिक के सीने में चिपकी हुई थी, अपना गर्दन ना में हिला देती है। कार्तिक अपना फ़ोन उठाता है। वो कॉल तो नहीं करता पर एक मैसेज किसी को सेंड करता है। थोड़ी ही देर में महेश अपने हाथ में थाली की बहुत बड़ी ट्रे लेकर आता है। दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। कार्तिक ने कहा, अंदर आ जाओ। महेश खाने की ट्रे लेकर अंदर आता है, लेकिन महेश कार्तिक और सृष्टि की तरफ नहीं देखता। फिर भी उसे पता चल जाता है कि सृष्टि कार्तिक की गोद में बैठी हुई है। महेश खाने की ट्रे को टेबल पर रख देता है और फिर कुछ बिना कहे, बिना कुछ रिएक्ट किए कमरे से चला जाता है। कार्तिक अपने हाथों से सृष्टि को खाना खिलाने लगता है। सृष्टि को भी इस पल सुकून चाहिए था जो उसे कार्तिक के सीने से लगकर मिल रहा था। सृष्टि भी चुपचाप खाना खा लेती है। खाना खिलाने के बाद कार्तिक सृष्टि को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर ले जाता है। सृष्टि किसी बच्चे की तरह कार्तिक से चिपकी हुई थी, जैसे अगर एक पल के लिए भी उसने कार्तिक को छोड़ा तो कार्तिक जैसे कहीं भाग जाएगा। कार्तिक सृष्टि की पकड़ को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। कार्तिक एक हाथ से सृष्टि के सिर को प्यार से सहलाने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में सृष्टि कार्तिक की बाहों में सुकून की नींद की आगोश में चली जाती है। लेकिन कार्तिक की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। कार्तिक को कुछ ही देर में अपने सीने पर सृष्टि की धीमी धीमी लेकिन भारी सांस महसूस होने लगती है। कार्तिक बहुत ही आराम से सृष्टि को खुद से अलग करता है। उसे बेड पर लेटा देता है, ब्लैंकेट ओढ़ा देता है, फिर अपना फ़ोन निकालकर बालकनी में आता है। कार्तिक अपने फ़ोन में एक वीडियो प्ले करता है जिसमें गोद भराई की पूरी वीडियो थी। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी वैसे वैसे कार्तिक की पकड़ फ़ोन पर कसती जा रही थी। प्रीति का बोला गया हर एक शब्द कार्तिक को डेविल बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। पूरा वीडियो देखकर कार्तिक ने किसी को फ़ोन करता है। अपनी बात उसे समझाकर फ़ोन काट देता है और फिर अपने दोनों हाथों को रेलिंग पर रखकर रेलिंग पर कसकर पकड़ लेता है। आसमान में देखकर बोलता है, मेरी जान की आंखों में आंसू तुम्हारी वजह से आए और अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। पहले तुम्हारे पति ने मेरी जान के बारे में गंदा सोचा, वो कोमा में चला गया। इसके बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी जान को रुलाया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब जो होगा वो तुम्हारी गलती की वजह से ही होगा। यहाँ मुंबई में
अनुराधा बेचैनी से हॉल के चक्कर काट रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। अनुराधा को इतना बेचैन देखकर सुनंदा आंटी अनुराधा के पास आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अजय बेटे से तुम्हारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? सुनंदा आंटी की बात सुनकर अनुराधा, जो इतनी देर से खुद को संभाल रखी थी, अब वो एकदम से टूट जाती है। सुनंदा आंटी के गले लगकर अपने भरे हुए गले से कहती है, आंटी, जब वो यहाँ से गए थे उन्हें किसी का धमकी भरा फ़ोन आया था। इतनी देर हो गई लेकिन ये अभी तक नहीं आए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आंटी, मैं क्या करूँ? न चाहते हुए भी दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। सुनंदा आंटी अनुराधा के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक है। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। काम कुछ ज़्यादा निकल आया होगा ऑफिस में, इसलिए देरी हो गई होगी। तुम देखना, सब कुछ ठीक ही होगा। कुछ ही देर में तुम्हारे पति आ जाएंगे। तभी अजय अपने कोट को अपने हाथ में लेकर अंदर आ रहा था। अनुराधा की पीठ अजय की तरफ थी, इसलिए अनुराधा अजय को नहीं देख पाती, लेकिन सुनंदा आंटी ने अजय को अंदर आते हुए देख लिया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लो, आ गए तुम्हारे पति परमेश्वर। कहा था ना मैंने, वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, लेकिन तुम बिना वजह परेशान हो रही थी। चलो अब रोना बंद करो। अजय थोड़ी दूर पर था, उसे सुनंदा आंटी की बात सुनाई नहीं दी थी। अनुराधा सुनंदा आंटी से अलग होती है, पीछे मुड़कर देखती है तो अजय अपने हाथ में कोट को लेकर अंदर आ रहा था। उसे देखकर अनुराधा जल्दी से अपनी आंसू छुपा लेती है और खुद को एकदम नॉर्मल कर लेती है। हालांकि अजय को सही सलामत देखकर अनुराधा के दिल को बहुत सुकून मिला था, लेकिन अनुराधा ये बात अजय के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। अजय अनुराधा के पास आता है, अनुराधा के हाथ में अपना कोट पकड़ाकर बोलता है, जान, बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी से खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर अजय अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो अनुराधा अजय का हाथ पकड़कर अजय का कोट उसके हाथ में थमाते हुए बोलती है, कमरे में जा रहे हो तो आप ये कोट भी अपने कमरे में रख देना, और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं जो आपके लिए खाना लगा देंगे, मैं तो चली सोने। इतना बोलकर अनुराधा अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। अजय गुस्से से अनुराधा को जाते हुए देखता रह जाता है और अनुराधा अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुनंदा आंटी अजय को बोलती है, बेटा आप फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अजय अपने चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल लाकर बोलता है, रहने दीजिए आंटी, जब मेरी बीवी को ही मेरी परवाह नहीं तो आप मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही है। इतना बोलकर अजय बिना सुनंदा आंटी की कोई बात सुने अपने कमरे में चला जाता है। अनुराधा का इस तरह से अजय को बार बार इग्नोर करना अजय की दिल को बहुत ज़्यादा दुख दे रहा था। अजय अपने कमरे में आने के बाद वॉशरूम चला जाता है, फ्रेश होकर नाइट वेयर पहन लेता है और अपने कपबोर्ड में से एक वाइन की बोतल निकालकर बालकनी में आ जाता है और डायरेक्टली वाइन की बोतल को अपनी होठों से लगा देता है। आसमान की तरफ देखकर बोलता है, मुझसे क्या प्रॉब्लम है आपको? पूरे संसार में एक मैं ही आपको दिखाई देता हूँ, क्या कमी है मुझ में? सारी दुनिया की लड़कियाँ मुझ पर फिदा है, लेकिन जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ, वही लड़की हमेशा मुझसे मुँह मोड़कर चली जाती है। कल तक मेरी बीवी भी मुझसे प्यार करती थी, हर रोज़ रात को मेरे पास आकर मुझसे चिपक कर सोती थी, लेकिन अब उसे मेरी शक्ल से भी नफ़रत हो गई है। क्यों आप मेरी लव लाइफ की बाट लगा रखी है? अजय इस वक्त नशे में धुत हो चुका था। अजय को कोई होश नहीं था कि वो नशे में क्या क्या बोले जा रहा है, और ऐसे ही अपना गुस्सा निकालने के बाद
अजय बालकनी में ही सो जाता है। अगले दिन सुबह सृष्टि की आंखें अपनी समय पर खुल जाती है और जब सृष्टि अपनी आंखें खोलती है तो कार्तिक का हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था। कार्तिक भी सृष्टि की मासूम से चेहरे को देख रहा था। गुड मॉर्निंग पतिदेव, आज आप जल्दी उठ गए। कार्तिक सृष्टि के माथे को चूमकर बोलता है, हाँ वाइफी, क्योंकि आज हम मुंबई वापस जा रहे हैं तो जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना सामान पैक कर लो। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और सृष्टि एकदम से उठकर बोलती है, क्या इतनी जल्दी? अभी तो हम आए थे और इतनी ही जल्दी वापस जा रहे हैं। अभी तो मैं सही से सबसे मिली भी नहीं। कार्तिक बेड से खड़ा हो जाता है, सृष्टि के माथे को चूमकर बोलता है, मुझे ज़रूरी काम है इसलिए हमें जल्दी जाना ही होगा। सृष्टि अपना मुंह बनाकर बोलती है, आपको काम है तो आप जाइए, मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? मुझे नहीं जाना, मैं अगले महीने आऊँगी। कार्तिक जो वॉशरूम जा रहा था सृष्टि की बात सुनकर रुक जाता है और फिर गुस्से से सृष्टि की तरफ मुड़कर देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? सृष्टि जब कार्तिक के चेहरे पर गुस्सा देखती है तो जल्दी से हड़बड़ाकर बोलती है, कुछ भी तो नहीं, मैं अपना सामान पैक करती हूँ। कार्तिक ऐसे ही गुस्से से सृष्टि को देखते हुए वॉशरूम चला जाता है और जब कार्तिक वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करता है तो सृष्टि एक राहत की सांस लेती है और कहती है, इन्हें किसी को मारने के लिए गन की ज़रूरत नहीं है, आंखें ही काफ़ी है। इतना बोलकर सृष्टि भी बिस्तर से उठ जाती है। यहाँ मुंबई में अनुराधा डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी अजय अपने हाथ में लैपटॉप का बैग लिए बाहर जाने लगता है। सुनंदा आंटी अजय को रोकते हुए बोलती है, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ, तुमने रात को भी खाना नहीं खाया था। सुनंदा आंटी की बातें सुनकर अनुराधा जो सैंडविच खा रही थी उसके हाथ रुक जाते हैं और अजय अनुराधा को देखते हुए बोलता है, रहने दीजिए आंटी, मैंने रात को भी आपको कहा था जब मेरी बीवी को ही मेरी परवाह नहीं है तो आप क्यों मेरे लिए परेशान हो रहे हैं? और हाँ, आप मेरी बीवी को बता देना मैंने अपना सारा सामान पैक करके रूम में रख दिया है। शाम को मेरा असिस्टेंट आएगा तो आप मेरा सामान उसे दे दीजिएगा। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ तो मैं अब अपने फ्लैट पर ही रहूँगा। अजय ने सारी बातें अनुराधा को देखते हुए ही कहा था। इतना बोलकर अजय वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर अनुराधा का दिल बेचैन हो जाता है। अनुराधा कंफर्म करने के लिए अजय के कमरे में जाती है और देखती है वहाँ पर दो बड़े बड़े बैग उसे दिखाई देते हैं, जिससे अनुराधा समझ जाती है कि अजय सच में सृष्टि विला छोड़कर जा रहा है। यहाँ दिल्ली में सृष्टि ने चारों तरफ देखकर अपनी सारी यादें अपनी आँखों में भर रखी थी। सृष्टि अपने महेश भैया के गले लगती है, फिर रोहन भैया के। रोहन भैया ने सृष्टि के सिर पर हाथ रखकर कहता है, खुश रहना और अगर कोई भी परेशानी हो तो अपने भाई को ज़रूर याद करना। सृष्टि ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और फिर अपने बुआ के गले लग जाती है। उसकी बुआ ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, खुश रहना बेटी, कल की बातों को ज़्यादा दिल पर मत लगाना, ठीक है? सृष्टि फिर से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर वो लास्ट में अपने पापा के पास जाती है। अपने पापा को देखकर सृष्टि से कंट्रोल नहीं हो पाता। सृष्टि की आंखों से आंसू बह जाते हैं और हल्की सिसकी निकल जाती है। सृष्टि के पापा कुछ नहीं बोलते और उसे अपने सीने से लगा देते हैं, क्योंकि सृष्टि के पापा की आंखें भी नम हो गई थी। आंसू तो उनके आंखों में भी आ गए थे, लेकिन उसके पापा खुश थे। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद फाइनली अब उनकी बेटी के लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। उसका पति अब उसके साथ था। सृष्टि के पापा अशोक जी सृष्टि को खुद से अलग करते हैं।
सृष्टि का हाथ पकड़कर कार्तिक के पास ले जाते हैं। कार्तिक के हाथ में सृष्टि का हाथ रखते हुए कार्तिक से बोलते हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इससे कोई गलती हो जाए तो नादान समझकर माफ़ कर देना। ये बोलते हुए कार्तिक के आगे हाथ जोड़ देते हैं। कार्तिक ने जल्दी से अशोक जी के हाथों को पकड़कर बोलता है, आपकी बेटी अब मेरी जान है। और रही बात गलतियों की, तो जितनी बड़ी गलती मैंने की थी उससे बड़ी गलती तो कोई हो ही नहीं सकती। इसके बावजूद वाइफी ने मुझे माफ़ कर दिया। आप बेफिक्र रहे, मैं आपकी बच्ची को अपने जान से भी ज़्यादा हिफाजत से रखूँगा। कार्तिक और सृष्टि वहाँ से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। अनुराधा को अपने सामने 2 बड़े बड़े बैग देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अनुराधा उन दोनों बैग को उठाकर बेड पर रखती है। उन्हें खोलकर देखती है तो सच में अजय ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। और ये सब देखकर अनुराधा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अनुराधा का मन कर रहा था कि सारे सामान को निकालकर पूरे घर में बिखेर दे, लेकिन अनुराधा ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद करके अपनी आँख को शांत किया। अजय का सारा सामान उसके बैग से निकालकर वापस अलमारी में रख देती है। जो सामान कमरे में जहाँ जहाँ पर रखा हुआ था उस सामान को वहाँ पर रख देती है। सारा सामान लगाने के बाद अनुराधा अपने दोनों हाथों को झाड़ते हुए बिस्तर पर एक गहरी सांस लेकर बैठ जाती है और फिर पूरे कमरे को देखती है जो बिल्कुल पहले जैसा लग रहा था। फिर अनुराधा बिस्तर पर लेटकर बोलती है, जब से शादी हुई है तब से कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाने लगे हैं और गुस्सा तो हर वक्त इनकी नाक पर लेकर घूमते हैं। मुझे तो लगा था कि सिर्फ कार्तिक भैया को ही गुस्सा आता है, लेकिन नहीं, मेरे वाला भी कम नहीं है। वैसे तो गुस्सा करके अपनी हर बात मनवा लेते हैं, तो फिर कल रात क्या हो गया। अनुराधा सोच ही रही थी कि तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अनुराधा दरवाज़ा खोलती है तो एक सर्वेंट बोलता है, मैडम, कार्तिक सर आ गए। अनुराधा खुशी से उछलते हुए पूछती है, क्या सच में भाई भाभी आ गए? सर्वेंट ने कहा, जी मैडम, सर हॉल रूम में बैठे हुए हैं और आपको ही बुला रहे हैं। अनुराधा खुशी से हॉल की तरफ भागती है और जल्दी से सीढ़ियों से उतरती है, लेकिन तभी अनुराधा का एक पैर फिसल जाता है। अनुराधा का बैलेंस बिगड़ जाता है। अनुराधा गिरने ही वाली थी कि उससे पहले ही अनुराधा किसी के मजबूत कंधों को पकड़ लेती है। अनुराधा सामने देखती है तो कार्तिक उसके चेहरे पर परेशानी के भाव लिए अनुराधा के सामने खड़ा था। अनुराधा जल्दी से कार्तिक के गले लग जाती है। भाई, आई रियली मिस यू सो मच। कार्तिक भी अनुराधा को अपने सीने में छुपा लेता है। तभी उसे सृष्टि की आवाज़ सुनाई देती है, अनुराधा तुम ठीक तो हो? आराम से चला करो। अनुराधा कार्तिक से अलग होकर सृष्टि के गले लगते हुए बोलती है, आई रियली मिस यू टू। अनुराधा की बातें सुनकर सृष्टि भी मुस्कुरा देती है और बहुत ही प्यार से बोलती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर अनुराधा, सृष्टि और कार्तिक तीनों ही हॉल रूम में आकर बैठ जाते हैं। और तभी सृष्टि अनुराधा को बोलती है, और अजय कहाँ है? क्या वो ऑफिस चला गया? सृष्टि की बात सुनकर अनुराधा को अजय का ख्याल आता है। अनुराधा कार्तिक की तरफ देखती है। गुस्से में कार्तिक के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। कार्तिक बिना किसी भाव के अनुराधा को देखकर बोलता है, ऐसे मत देखो बच्चा, मैंने जो भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की। उन्होंने मुझे धमकी दी थी आपको जान से मारने की। तभी कार्तिक और अनुराधा को सृष्टि की हैरानी भरी आवाज़ सुनाई देती है, आप ये दोनों किस बारे में बातें कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शादी? किसकी शादी? कौन सी शादी? ज़बरदस्ती शादी? अनुराधा, क्या तुमने शादी कर ली? अनुराधा गुस्से में कार्तिक को देखते हुए बोलती है, भाभी, ये बात आप मुझसे नहीं
अपने दोस्त अजय से पूछो और मेरे भाई से पूछिए। सृष्टि हैरानी से कार्तिक को देखने लगती है। वाइफी, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा। अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मुझे जाना चाहिए। रुकिए, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन कार्तिक सृष्टि की बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अनुराधा ने अपनी भाभी से कहा, रहने दीजिए भाभी, भाई नहीं रुकेंगे, क्योंकि जब भी भाई कभी ऐसी सिचुएशन में फंसाते हैं तो वो बिना कुछ कहे ऐसे ही पतली गली से निकल जाते हैं। सृष्टि ने कहा, तो फिर ठीक है अनुराधा, तुम मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। अनुराधा हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और फिर दोनों सोफे पर बैठ जाती है। अनुराधा सब कुछ सृष्टि को बता देती है, लेकिन अनुराधा ने सिर्फ अजय की सारी बातें सृष्टि को बताती है, अपनी कोई गलती सृष्टि को नहीं बताती। सारी बातें सुनने के बाद सृष्टि हैरान होकर बोलती है, क्या अजय ने ऐसा किया? मुझे यकीन नहीं होता। मैं अजय को बचपन से जानती हूँ, अजय ऐसा तो नहीं था। मुझे लगता है कोई तो बात है, कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। मुझे अजय से बात करनी होगी। अब अनुराधा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अनुराधा ने सृष्टि को आधा अधूरा सच बताया था। सृष्टि को गुस्से में देखकर अनुराधा अपने मन में बोलती है, मिस्टर हस्बैंड जी, अब अपने दोस्त के गुस्से को झेलने के लिए तैयार रहना। फिर अनुराधा अपनी आंखों में झूठी आंसू लाकर कहती है, पूरे टाइम मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं, मुझसे अपने सारे काम करवाते हैं। और पता है भाभी, कल रात मैंने जब उनसे काम करने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया और ना ही सुबह नाश्ता किया। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप सुनंदा आंटी से पूछ सकती है। तभी सुनंदा आंटी सृष्टि के लिए पानी लेकर आती है। अनुराधा सुनंदा आंटी को पूछती है, आंटी आप बताइए, क्या कल रात उन्होंने खाना खाया था? सुनंदा आंटी भी थोड़ा हैरान होकर सृष्टि को देखकर कहती है, हाँ बिटिया, पता नहीं अजय बेटे को किस बात का इतना गुस्सा है। कल रात तो उन्होंने खाना नहीं खाया और ना ही आज सुबह ब्रेकफास्ट किया। सृष्टि बोलती है, ठीक है, आने दो आज शाम अजय को, मैं उससे बात करती हूँ। तभी अनुराधा कहती है, वो नहीं आएंगे भाभी शाम को, उनका असिस्टेंट आएगा उनका सामान लेने के लिए। सुनंदा आंटी कहती है, हाँ बिटिया, आज अजय बेटा ने सुबह कहा था कि वो अब से अपने फ्लैट पर रहेंगे और शाम को उनका असिस्टेंट आएगा जो उनका सामान लेकर जाएगा। सृष्टि ने कहा, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, तो आने दो शाम को अजय के असिस्टेंट को, मैं भी देखती हूँ। इतना बोलकर सृष्टि अपने कमरे में चली जाती है और अनुराधा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसने मन में कहा, तो मिस्टर हस्बैंड, बहुत शौक था ना आपको मुझ पर हुक्म चलाने का, शाम को मिलते हैं आपसे। फिर अनुराधा भी मुस्कुराकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। एक बड़ा सा मीटिंग हॉल था जिसमें शहर के जाने माने बिजनेसमैन बैठे हुए थे और तभी वहाँ पर कार्तिक आता है तो सभी लोग कार्तिक को देखकर खड़े हो जाते हैं। कार्तिक एटीट्यूड के साथ अंदर आता है और हेड चेयर पर जाकर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाता है और कार्तिक के एक साइड में करण खड़ा था तो दूसरे साइड में वरुण। कार्तिक टेबल पर पेपर वेट को घुमाते हुए बोलता है, क्या बात है, एक इंसान ने तुम लोगों को इतना परेशान कर दिया कि तुम लोगों को मेरी याद आ गई। तभी एक बिजनेसमैन बोलता है, मिस्टर सक्सेना, क्योंकि इस आदमी ने हम सबको परेशान कर दिया है, हम इस आदमी से डील नहीं कर सकते। 3 साल पहले तक इसका कोई नामो निशान तक नहीं था और 3 साल में न जाने कहाँ से आ गया, कौन है, कैसा दिखता है, कोई नहीं पहचानता, कोई निशानी कुछ पता नहीं उसके बारे में, लेकिन हम सबके बिजनेस की उसने वाट लगा दी है। अगर ऐसे ही चलता रहा
तो हमारा बिजनेस तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। बाकी सब बिजनेसमैन भी उस आदमी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है, 1 साल पहले तक भी उससे हमें कोई परेशानी नहीं थी, हम लोग आराम से डील कर लेते थे। लेकिन पिछले 1 साल में उसने हमें बिल्कुल ही बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अब आपको ही सब कुछ ठीक करना होगा मिस्टर सक्सेना, वरना हम तो डूबेंगे ही, हमारे साथ साथ आप भी डूबेंगे। तभी कार्तिक अपनी आंखों में जलते हुए अंगारे लेकर बहुत ही सर्द आवाज़ में बोलता है, कार्तिक सक्सेना को कोई डुबा सके ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। कार्तिक सक्सेना वो सैलाब है जो सब कुछ बहा ले जाता है, लेकिन उसे कोई बहा नहीं सकता और ना ही उसे कोई काबू में ला सकता है। कार्तिक का इतनी सर्द आवाज़ सुनकर वहाँ का माहौल एकदम से ठंडा और बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर कार्तिक अपनी आंखें बंद करके खुद को थोड़ा शांत करता है और आंखें खोलकर बोलता है, रही बात डायमंड किंग AB की, तो उसे मैं संभाल लूँगा। इतना बोलकर कार्तिक उस मीटिंग हॉल से बिना किसी से कोई बात किए और उनकी कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ 40वीं मंजिल के एक शानदार बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के आलीशान कैबिन में एक आदमी अपने चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और अपने फ़ोन पर उस हॉल रूम की मीटिंग को लाइव देख रहा था और उसके चेहरे पर एक शातिराना स्माइल थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अनुराधा ने अभी अभी एक बहुत बड़ी सर्जरी की थी, इसलिए अनुराधा अपने कैबिन के चेयर पर आराम से पीछे की ओर सिर टिकाकर बैठी हुई थी। तभी अनुराधा का फ़ोन रिंग करता है और अनुराधा के फ़ोन पर किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है। अनुराधा अनजान नंबर को देखकर कॉल काट देती है और साइड में रख देती है। वापस अपनी चेयर पर सिर टिकाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद अनुराधा का फ़ोन फिर से बजने लगता है, तो उसने कुछ सोचकर फ़ोन उठा लेती है। अनुराधा ने फ़ोन उठाकर कान से लगाती है तो सामने से गुस्से भरी आवाज़ अनुराधा को सुनाई देती है, अपने पति के लिए कफन खरीदने गई थी क्या, जो इतनी देर तक फ़ोन नहीं उठा रही थी। अनुराधा ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि किससे बात कर रहे हो। उस आदमी ने कहा, अच्छा तो तुझमें भी तेरे पति की तरह अकड़ भरी हुई है। सुन, समझा अपने पति को, वरना जान से जाएगा। सुन, उसको बोलना मुंबई के माफिया अज्जू भाई का फ़ोन आया था और उसने कहा है जो तूने अभी अभी मुंबई में अपना ब्रांच खोला है उसका काम अभी के अभी बंद करा, वरना। इतना बोलकर वो आदमी शांत हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद एक भद्दी सी हंसी हंसते हुए बोलता है, सुना है तू बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी डॉक्टर भी। अज्जू भाई के अड्डे पर ज़्यादा अच्छी लगेगी तू। रात में अज्जू भाई के साथ रहना। सुबह जितने भी मेरे आदमी टूटे फूटे आते हैं उनकी मरहम पट्टी करती रहना। फिर वो आदमी गुस्से से बोलता है, इसलिए बोल रहा हूँ, समझा अपने पति को, अभी के अभी अपना काम बंद कर दे, वरना उठा लेंगे तुझे तेरे ही हॉस्पिटल से। इतना बोलकर वो आदमी फ़ोन रख देता है, लेकिन अनुराधा अंदर तक डर जाती है। अनुराधा को अजय के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ अजय अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था कि तभी अजय की कैबिन के बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अजय के चेहरे पर एक ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है। अजय ने बिना दरवाजे की तरफ देखकर कहा, कम इन। और तभी एक 5 फीट 10 इंच का लड़का अंदर आता है, जिसकी भूरी भूरी आंखें, सुनहरे बाल, चेहरे पर हल्की सी पर अच्छे से सेट की गई दाढ़ी थी। उस लड़के ने 3 पीस सूट पहना हुआ था। लड़का देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग था, बॉडी भी अच्छी खासी बनी हुई थी।
ये अजय के दिल्ली वाली ऑफिस का असिस्टेंट अरमान खुराना था, जो दिल्ली का सारा काम ख़त्म करके आज सुबह ही मुंबई आया था। अरमान ने कहा, सर, लेडी बॉस ने सामान देने से मना कर दिया। उन्होंने शाम को आपको सृष्टि विला बुलाया है। सर, आपके कहने पर हमने मैडम के फ़ोन को भी टैप करके रखे थे। आज दोपहर 2:30 बजे के करीब उनके फ़ोन पर किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था और ये नंबर मैडम के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी का भी नहीं था। जब हमने उस नंबर के बारे में पता किया तो कॉल मुंबई से ही किया गया था, लेकिन अभी तक कॉल किसने किया था ये हम पता नहीं लगा पाए, लेकिन बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। अरमान की बात सुनकर अजय के आईब्रो आपस में जुड़ जाती है। फिर अरमान की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है, एक काम करो, अपनी लेडी बॉस की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। 4 से 5 ट्रेन बॉडीगार्ड अस्पताल के बाहर होने चाहिए, 4 से 5 बॉडीगार्ड अस्पताल के अंदर। इतना बोलकर अजय अपनी कुर्सी से उठ जाता है और चेयर से अपना कोट निकालता है, लैपटॉप का बैग लेकर कैबिन से निकलता है। थोड़ी ही देर के बाद अजय और कार्तिक की कार सृष्टि विला के सामने आकर रुकती है। अजय और कार्तिक दोनों ही अपनी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे और दोनों के ही चेहरे पर एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कान आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना टशन दिखा रहे थे। फिर दोनों एक साथ अपनी अपनी कार से बाहर निकलते हैं। अजय और कार्तिक दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को घूर रहे थे। कार्तिक ने कहा, तुम जो कर रहे हो उसे करना बंद करो, वरना कार्तिक सक्सेना से टकराने का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अजय अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाकर बोलता है, अकेले रेस में दौड़ने का क्या फ़ायदा जब कोई कंपटीशन ही ना हो। अजय की बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसने कहा, पहली बार कोई मुकाबले का बराबरी का मिला है, अब मज़ा आएगा, क्योंकि कार्तिक सक्सेना ने कभी हारना नहीं सीखा। अजय कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे सृष्टि की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आती हुई बोल रही थी, आप दोनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? मैं कब से आप दोनों का वेट कर रही हूँ। कार्तिक और अजय दोनों ही अंदर आते हैं। सृष्टि कार्तिक का कोट और लैपटॉप का बैग ले लेती है। अजय अपना लैपटॉप का बैग और कोट सोफे पर रखने ही वाला था कि तभी अनुराधा भी हाथ बढ़ाकर अजय के हाथ से लैपटॉप का बैग और कोट ले लेती है। अजय ने सामने देखा तो अनुराधा उसे देखकर ही मुस्कुरा रही थी और उसके मुस्कुराहट अजय को खतरे की घंटी लग रही थी। तभी सृष्टि ने अजय को कहा, अजय तुम फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सृष्टि की बात सुनकर अजय अपनी आंखें छोटी करके अनुराधा को देखता है, जो उसके लैपटॉप के बैग को और उसके कोट को अपने सीने से लगाकर मुस्कुरा रही थी। फिलहाल अजय अनुराधा को कुछ नहीं कहता, बस गुस्से में घूरते हुए कमरे में चला जाता है। अनुराधा को अजय की ऐसी हालत देखकर अंदर ही अंदर बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी ही देर में चारों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। डिनर कर रहे थे। सृष्टि कार्तिक के पास बैठी हुई थी, अनुराधा अजय के पास बैठी हुई थी। खाना खाते हुए अजय पानी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा ही रहा था कि अनुराधा अजय के हाथ में पानी का गिलास बढ़ा देती है। अनुराधा आज अजय का सारा काम मुस्कुराकर कर रही थी और ये बात अजय को हजम नहीं हो रही थी। डिनर के बाद सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। सृष्टि और अनुराधा एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे। कार्तिक और अजय दोनों आमने सामने के सोफे पर बैठे हुए थे। अनुराधा सिर झुकाकर ऐसी बैठी हुई थी जैसे उसे ज़्यादा मासूम इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। सृष्टि ने सोफे का कुशन उठाकर अजय की तरफ फेंक कर मारती है
और अजय को कहती है, तुम मेरे पतिदेव को मारोगे? हाँ, तो तुमने ये धमकी देकर अनुराधा से शादी किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाथ लगाकर तो दिखाओ तुम। अजय कुशन को पकड़ते हुए बोलता है, सृष्टि मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये सब तुम्हें अनुराधा ने बताया होगा। वो अभी थोड़ा नाराज़ है, इसलिए ऐसा बोल रही है। सृष्टि ने कहा, क्या अंकल और आंटी को तुम्हारी इस शादी के कांड के बारे में पता है? अजय ने कहा, हाँ, अगले हफ्ते माँ और पापा दोनों यहीं आ रहे हैं। अजय की बात सुनकर अनुराधा के तो तोते ही उड़ जाते हैं। अब आगे क्या होगा कहानी को सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।